जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंतर्गत एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी के बारे में डिटेल में जाना। आज के इस वीडियो में हम कॉर्पर कप्पे थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि कॉर्पर कप्पे जो थ्योरी है, यह रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए दिया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए नहीं दिया गया था। तो ये बात याद रखिएगा कि कॉर्पर कप्पे थ्योरी किसके लिए दिया गया था, रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। यदि यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में दिया गया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उसी तरह रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए दिया गया था कॉर्पर कप्पे थ्योरी, क्योंकि जो कॉर्पर कप्पे थ्योरी है यह ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से समानता रखता है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वेप इन 1970। तो ये जो थ्योरी है स्वेप के द्वारा 1917 में दी गई थी। इन्होंने बताया कि जो रूट एपिकल होते हैं इनमें दो प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं ये विभाजन के तल में भिन्नता के आधार पर बांटी गई हैं, यानी कि इनके प्लेन ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्वेप ने कहा कि जो एक कोशिका होती है उसमें सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और इस प्रकार से टू डॉटर सेल यानी कि दो पुत्री कोशिका बनती है। अब इन दो पुत्री कोशिकाओं में से किसी एक पुत्री कोशिका में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यानी कि अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, दो डॉटर सेल है तो जो नीचे वाला डॉटर सेल है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है। तो इस प्रकार से नई कोशिका बनती है। तो आप देख सकते हैं 3 कोशिकाएं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको टी शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसे टी सीक्वेंस विभाजन कहा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टी के आकृति बन रही थी, और यही टी विभाजन ही पूरे थ्योरी को आधार प्रदान करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दिस सीक्वेंस वाज टर्म्ड एज टी डिवीज़न, और इसी टी विभाजन के आधार पर स्वेप ने कहा कि जो रूट एपिकल होता है वहाँ पर दो अलग अलग रीजन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सच ए डिवीज़न ही डिफ्रेंशिएटेड टू डिफरेंट रीजन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह कोई रूट एपिकल रीजन है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर वाला भाग है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सेंटर यानी कि केंद्र, और किनारों पर जो भाग है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं परिधि, इंग्लिश में बोलेंगे पेरीफेरल। तो इन्होंने कहा कि जो रूट एपिकल का केंद्रीय भाग होता है वहाँ पर जो टी डिवीज़न होता है तो वहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो देखने में कुछ अलग होती हैं, जबकि परिधि भाग में भी टी डिवीज़न होगा लेकिन यहाँ पर दिखने वाली जो कोशिकाएं हैं वो भी कुछ अलग होंगी। आइए आपको मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरीफेरल रीजन है यानी कि परिधि भाग है, और ये सेंट्रल रीजन है यानी कि केंद्रीय भाग है। दोनों ही क्षेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टी डिवीज़न देखने को मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पर टी संरचना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो टी संरचना मिल रही है आपको सीधी देखने को मिलेगी, यानी कि परिधि भाग में जो टी बन रहा है वो सीधा बन रहा है, जबकि केंद्रीय भाग में आप देखेंगे जो ये टी बन रहा है ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा दिखाई देगा। तो जो स्वेप थे इन्होंने कहा कि जो केंद्रकी भाग है इनमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं इनमें जो डिवीज़न होता है वो होता है टूवर्ड्स द रूट एपेक्स। तो ये जो टी है, टी का जो हेड रीजन है उल्टा वाला भाग, ठीक है, वह किधर होता है, वो एपेक्स की ओर होता है। जबकि पेरीफेरल का जो टी है इसका जो हेड रीजन है वह होता है अगेंस्ट द रूट एपेक्स, यानी कि रूट एपेक्स के जस्ट विपरीत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको रूट एपेक्स के ग्रोथ को दिखाया गया है। तो रूट एपेक्स का जो सेंट्रल रीजन है तो टी का जो हेड रीजन है वो एपेक्स की ओर आता है, जबकि जो पेरीफेरल है पेरीफेरल में टी का जो हेड है वो अगेंस्ट जाता है रूट एपेक्स के, यानी कि रूट एपेक्स के ग्रोथ के विपरीत की ओर जाता है। तो दोनों रीजन में जो डिवीज़न होता है यानी कि जो टी डिवीज़न होता है वो सेम होता है, बस अंतर ये होता है
जो टी शेप बन रहा है वो दोनों रीजन में अलग अलग बनता है। तो पिछले डायग्राम में जो भी चीज़ें हमने समझा था उसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में दो रीजन आपको देखने को मिलता है, एक पेरिफेरल रीजन जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधीय भाग, और दूसरा है सेंट्रल रीजन यानी कि केंद्रीय भाग। तो सेंट्रल रीजन में जो सेल है, तो टी का जो हेड है वो किधर है, वो है टूवर्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूट। जबकि जो पेरीफेरल रीजन है इसमें जो टी का हेड है वो है अगेंस्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रूट। सूप ने कहा कि जो पेरीफेरल रीजन में पाए जाने वाली जो सेल है यानी कि जो डिवाइडिंग टी सेल है उसे कॉर्पर कहते हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये रूट के कैप का निर्माण करती हैं, जबकि सेंट्रल रीजन में पाए जाने वाली जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उन्हें कप्पे कहते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, रूट के बॉडी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से स्वीप ने अपना कॉर्पे कप्पे सिद्धांत दिया था। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाए कि कॉर्पर कप्पे थ्योरी सूट एपिकल मेरिस्टेम के किस सिद्धांत से समानता रखता है, तो आपका आंसर होगा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से। क्योंकि जिस प्रकार से रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए ट्यूनिका कार्पस थ्योरी बेस्ट है, उसी प्रकार से रूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए कॉर्पर कप्पे थ्योरी बेस्ट है। तो आइए रूट एपिकल मेरिस्टेम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूसेंट सेंटर। तो यदि हम बात करें क्यूसेंट सेंटर की, तो ये कैप लाइक या फिर हेमी स्फेरिकल रीजन होता है इनएक्टिव सेल का। ध्यान रखिएगा कि इस रीजन में इनएक्टिव सेल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्यूसेंट सेंटर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रूट कैप और एक्टिव रूट एपिक्स के मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच देखने को मिलेगा। तो क्यूसेंट सेंटर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्लोब्स ने 1956 में जिया मेज यानी कि मक्के के रूट टिप में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि क्यूसेंट सेंटर केवल मक्के में ही मिले, यह कई प्रकार के डाइकॉट्स प्लांट में भी देखने को मिलता है, जैसे कि विसिया फाबा, या फिर इसके अलावा भी और प्लांट है जिसमें कि क्यूसेंट सेंटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो क्यूसेंट सेंटर है इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी कोशिकाओं के क्या फीचर्स हैं। तो जो भी सेल क्यूसेंट सेंटर में होती हैं उनमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जो मात्रा होती है यानी इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। इसके अलावा जो सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, ये सभी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यूसेंट सेंटर का क्या फंक्शन है। तो ये एक्ट करती हैं एज ए रिजर्वायर ऑफ सेल, और ये जो सेल है वो तभी एक्टिव होती हैं कि जो प्रीवियसली पाए जाने वाले इनिशियल सेल हैं वो डैमेज होती हैं। क्यूसेंट सेंटर की सेल तभी एक्टिव होती हैं जब जो इनिशियल सेल है वो डैमेज होती हैं, और यहीं पर नहीं, जब सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है उस समय भी क्यूसेंट सेंटर की जो सेल है वो एक्टिव होती हैं। परंतु यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मली जो क्यूसेंट सेंटर की सेल होती हैं वो न तो डिवाइड करती हैं और न ही एक्टिव होती हैं। बस ये दो ही केस में एक्टिव होती हैं, जब इनिशियल सेल डैमेज होती हैं या फिर सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों इन्हीं दो टॉपिक यानी कि कॉर्पर कप्पे थ्योरी और क्यूसेंट सेंटर, इन दोनों के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।